सभी छात्रों का स्वागत। हमारा पर्यावरण सामाजिक अध्ययन का कक्षा 7वीं का अध्याय 4 भूगोल, और ये अध्याय का नाम है वायु। इसका है ये भाग 2। इसके हमने कुल 3 वीडियो बनाए हैं, तो ये नंबर 2 का वीडियो। अब ये देखिए, द अर्थ एटमॉस्फेयर यानी ये वायुमंडल को आप देखिए। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर इस प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अब उसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण का भाग है। जैसा कि यह वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की एक पतली परत है। आप ये देख सकते हैं, ये पूरी एक पतली परत है वायु की। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को यह बांध के रखता है, थामे रखता है, और यह सूर्य से आने वाली गर्मी से एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार के गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं, और वायुमंडल में परिवर्तन से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता रहता है। अब आप देखिए, यहाँ पर आपका ये समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और ये बहिर्मंडल, ये देख सकते हैं आप। ये पृथ्वी है, और ये देखिए आप ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो ये इस तरह का ये आपको वायुमंडल के अंदर आपको ये सब चीज़ें मिलती है। इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। अभी आप देखिए, ये वायुमंडल की जो रचना है, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। आगे आने वाले आकृति में भी हम देखेंगे, जो पृथ्वी की सतह से इसका आरंभ होता है। और यह वायुमंडल की परतें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल, ये 5 परतों में हमारा वायुमंडल जो है ये उसको बांटा गया है। अभी आप देखिए उसको और विस्तृत देखिए। आप यह देख सकते हैं वायुमंडल की परतें। उसमें सबसे नीचे आता है आपका क्षोभ मंडल। यहाँ पर आपको माउंट एवरेस्ट दिखाई दे रहा है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत जो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर यानी लगभग 9 किलोमीटर इतना ऊंचा माउंट एवरेस्ट है। अब ये 10 से लेकर 13 किलोमीटर तक आपका ये क्षोभ मंडल आता है, या उसको क्षोभ सीमा हम कहते हैं, जहाँ पर हम लोग निवास करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हवाई जहाज़ को चलने के लिए जो स्थिति है यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। यहाँ पर ये जो समताप मंडल के अंदर जो आदर्श स्थिति आपके हवाई जहाज़ के लिए होती है, ऊपर यहाँ से ये लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद ये आता है मध्य मंडल। अब यह मध्य मंडल के अंदर भी आप देखेंगे कि उसमें लगभग ये 80 किलोमीटर तक ऊंचाई पर है यह मध्य मंडल। अब उसमें ऊपर आता है आपका फिर बाह्य मंडल। अब यहाँ पर काफ़ी तापमान जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये 400 किलोमीटर तक ये आता है, और उसके बीच में होता है आपका आयन मंडल। अब यहाँ देख सकते हैं आप, फिर ये कहता है बहिर्मंडल। ये लगभग 600-700 किलोमीटर से भी ज़्यादा उसकी ऊंचाई होती है। तो अभी हम लोग इसके एक एक, जैसा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, मध्य सीमा, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल, उसके एक एक भाग के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे, ताकि यह वायुमंडल के बारे में जानकारी लेना एक एक भाग का हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हर एक को इस वायुमंडल के कुतूहल के बारे में जानने की इच्छा होती है। और आप लोग तो 7वीं क्लास के छात्र हैं। अभी आप देखिए, पहला जो भाग हम देखेंगे उसमें क्षोभ मंडल का है। ये क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। ये इसको ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली और सक्रिय सघन परत है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं क्षोभ मंडल के अंदर। और यहाँ पर जैसा कि वनस्पति, पेड़ पौधे, प्राणी सब कुछ यहाँ पर आता है ज़मीन पर। मतलब ज़मीन से लगकर जो क्षोभ मंडल है, लगभग 10 से 13 किलोमीटर ज़मीन से ऊपर एक क्षोभ मंडल है। वायुमंडल के कुल जो आणविक भार लगभग 75% केंद्रित है।
आर्द्रता, जलकण, धूलकण, वायुमन या वायु, सभी प्रकार की वायुमंडलीय जो विक्षोभ एवं गतियाँ यह क्षोभ मंडल के अंदर संपन्न होती है। और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ता है। समस्त मौसमी परिवर्तन इसी परत के अंदर आते हैं और आपको मालूम है कि जो तूफान, चक्रवात आदि सभी प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं यह घटती रहती है। अभी आप देखेंगे उसमें इसकी औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर के आसपास है और हम इसी मंडल में मौजूद वायु में हम सांस लेते हैं। सभी आपको पता है, अभी इसके पहले वाले भाग में हमने बताया मौसम के सभी लगभग घटनाएं यहाँ पर घटती है। वर्षा तो आप सभी को मालूम है, इस समय वर्षा का सीजन चल रहा है, आपके गांव में भी बारिश हो रही है। तो ये आपके क्षोभ मंडल के अंदर हम जहाँ पर रहते हैं ये वर्षा या कोहरा कभी कभी पड़ता है। ये कोहरा जो है वो कोहरा जला, जिसमें हम मराठी में धूका बोलते हैं, जैसा ओला वर्षण, हिम वर्षण होता है कई बार। तो यह सभी चीज़ें, यह सभी प्रकार की घटनाएं क्षोभ मंडल के अंदर होती है, जो पृथ्वी से हम जहाँ पर रहते वहाँ से लगभग 10 से 13 किलोमीटर तक होता है ये क्षोभ मंडल। जैसा कि आपको माउंट एवरेस्ट का उदाहरण हमने इसके पहले वाली स्लाइड में जो आकृति थी उसमें बताया कि 8,848 मीटर ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट है, इसलिए आपको माउंट एवरेस्ट पर आपको तापमान वहाँ कम होता है अधिक ऊंचाई पर, इसलिए आपको वहाँ बर्फ दिखाई देता है। अब यहाँ पर आप देखिए वही जो स्ट्रेटोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है, एक्सोस्फीयर है। अब यहाँ की जो ऊंचाई यह आता है आपकी पृथ्वी, यह आप देखिए कि एक क्षोभ मंडल हिंदी में, जो समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और यह बहिर्मंडल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति यहाँ होती है। ये लगभग आपका ये 12-13 किलोमीटर आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये लगभग आपका 49 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पकड़ लीजिए, मील आता है 30 मील। या आपका मध्य मंडल लगभग 85 किलोमीटर, 700 किलोमीटर आपका बहिर्मंडल। और उसके बाद बाह्य मंडल ये आपका 700 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई पर आता है। और यहाँ पर आपको मौसम संबंधी अलग अलग प्रकार की परतों में ये घटनाएं घटती है। अंतरिक्ष में जो आपके वहाँ सैटेलाइट वहाँ लगे हुए हैं, आप यहाँ देखिए, तो इस तरह आप टीवी पर भी देख सकते हैं। अभी आपका ये जो समताप मंडल है, क्षोभ मंडल के ऊपर ये जो भाग आता है ये समताप मंडल का आता है, उसको हम स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। और इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर तक होती है। इसमें ओजोन परत 15 से 35 किलोमीटर तक पाए जाने के कारण इस ओजोन मंडल भी इस समताप मंडल को कहते हैं। मतलब 1535 किलोमीटर जाने के बाद क्या होता है, ओजोन जो हमारा जो पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली जो पैरामैग्नेटिक किरण है उसको रोकने के लिए हमें काफ़ी मदद करती है। अदरवाइज ये ओजोन का स्तर नहीं होता तो या एक तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती या अत्यंत तापमान बहुत ज़्यादा होता, तो इसलिए ये ओजोन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस परत सूर्य से आने वाले हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा होती है और पृथ्वी को गर्म होने से ये ओजोन के स्तर बचाते हैं। मतलब आपका जैसा समताप मंडल शुरू होता है 12-13 किलोमीटर के बाद, तो 15 से 35 किलोमीटर के बाद आपका ओजोन का स्तर शुरू हो जाता है, जो हमारे लिए वृक्ष, पेड़ पौधे, वनस्पति, मानव जीवन सभी के लिए काफ़ी आवश्यक है। अदरवाइज हमारी पृथ्वी पर सूर्य की किरणों के द्वारा अत्यधिक तापमान हो जाता था और हम रह भी नहीं ज़मीन पर रह पाते थे। प्रारंभ में तापमान स्थिर रहता है, लेकिन 20 किलोमीटर के बाद टेम्परेचर बढ़ने लगता है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है और इसलिए हवाई जहाज चलाने के लिए सबसे आदर्श स्थिति यहाँ पर होती है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि 15 से लेकर 35 किलोमीटर के बाद ओजोन का लेयर आता है और जो सूर्य से आने वाली जो किरण है, जो पैरामैग्नेटिक किरण है, उससे हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है और हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा होती है। तो यह समताप मंडल के बारे में आप समझ गए। अभी आप लोग 50 किलोमीटर तक गए ऊपर। अभी आता है आपका 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर का दायरा, मतलब ज़मीन से लेकर
ये वायुमंडल की तीसरी और एक महत्वपूर्ण परत है। अभी उसमें अब ये उसको हम मिडल डिवीजन भी कहते हैं। ऊंचाई के साथ यह तापमान में कमी होती है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है और लगभग ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान -100 अंश सेल्सियस हो जाता है। तो तापमान यह बहुत कम होता है और अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने से वह जल जाते क्योंकि वह टेम्परेचर यहाँ काफ़ी कम होता है। अभी उसके बाद आप देखेंगे यह बाह्य मंडल। अब ये ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। तापमंडल के ऊपरी भाग आयतन मंडल की कोई सुस्पष्ट सीमा नहीं है और इसके बाद अंतरिक्ष का विस्तार है और एक बहुत महत्वपूर्ण परत है। आयन मंडल इस परत का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक हो जाता है। अब यहाँ पर रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है और वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित होती है। तो यह बाह्य मंडल भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यह बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है ये, और इसकी ऊंचाई आप 640 से लेकर 1000 किलोमीटर हमारे पृथ्वी से ऊपर यह बहिर्मंडल है। और बहिर्मंडल की इसके नाम से हम जानते हैं, लेकिन यह वायुमंडल की यह पतली परत है। इसमें आपको हल्की गैसें हीलियम या हाइड्रोजन यही से अंतरिक्ष में आपको तैरती रहती है। तो इस तरह हमने पांचों विभागों को देखा। अभी हम थोड़ा सा जाएंगे मौसम एवं जलवायु के बारे में। जैसा कि आज आप लोग देखते हैं हर दिन वातावरण के अंदर बदलाव आता है। अक्सर यह अनुभव हम लोग दैनिक जीवन के अंदर करते हैं। क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा, क्या आज धूप निकलेगी। देखिए कभी कभी हमारे घर में बिजली चली जाती है शाम के समय, तो काफ़ी जो है तापमान और जो गर्मी के कारण जो है गुसमिसाहट हो जाती है। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कभी सुबह बारिश शुरू हो जाती है, कभी ठंडा होता है, तो कभी जो है धूप बहुत दोपहर को निकलती है और कभी कभी दिन बहुत साफ होता है। तो कई बार हम लोग यह अनुभव करते हैं, जैसा कि क्रिकेट का मैच अभी इस समय तो आपका कोविड-19 चल रहा है और इसलिए अभी सभी प्रकार के आपके जो खेल है वो बंद है। लेकिन यह अक्सर आप लोगों ने भी अनुभव किया है कि क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। जब क्रिकेट की मैच होती है कहीं बड़ी इंटरेस्टिंग हमारे देश के और दूसरे किसी देश के साथ, तो ऐसे समय पर आपको टेलीविज़न के ऊपर मौसम संबंधी जानकारी बीच-बीच में बताते रहते हैं। जैसा कि आज का तापमान कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है, आर्द्रता कितनी है, क्या आज बारिश हो सकती है, क्या आज आपका आकाश स्वच्छ हो सकता है, क्या साफ दिन आपका साफ रहेगा क्या। तो ये सभी जानकारी आपको टीवी के माध्यम से आपको मिलती रहती है। और कभी कभार क्या होता है बारिश हो जाती चलती मैच में, बड़े हम नाराज़ हो जाते हैं। तो इस तरह की स्थिति हो जाती है। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर है, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। अक्सर ये मौसम ही हमको जो है छेड़छाड़ करता है। कभी कभार जो है हम लोग सोचते हैं कि चलो आज हम कहीं देखने के लिए नई प्लेस देखने जाएंगे, लेकिन उस दिन जो है बारिश बहुत हो जाती है तो हमारा जाना कैंसिल हो जाता है। कभी कभी जो है किसी न किसी कारणवश इसी मौसम के कारण बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कभी जो है बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, कभी कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ता है, कभी हिम वर्षा हो जाती है। तो यह सभी मौसम के बदलावों के परिणामों के कारण हमको इस तरह की स्थिति का अनुभव दैनिक जीवन के अंदर करना पड़ता है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना देता है। कल्पना करिए कि मई के महीने में तापमान बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे समय पर दोपहर को हमारे घर की बिजली चली जाती है, तो फिर हम लोग काफ़ी बड़े चिड़चिड़े बनते हैं। रात के समय गर्मी के समय यदि गर्मी मई या जून में हमारे घर में यदि बिजली चली जाती है रात के समय और बहुत ज़्यादा तापमान है, तो ऐसे समय पर क्या होता है, एक तो हम अपने घर के बाहर निकल आते या बैठ जाते हैं क्योंकि नींद नहीं लगती, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट या घुसमट तैयार होती है। तो यह मौसम का अनुभव आप लोग दैनिक जीवन के अंदर आप कर रहे हैं। जैसा कि अच्छा मौसम हवादार जो मौसम होता है, जैसा हमारे शरीर को हवा स्पर्श करती है
तो बड़ा आनंद लगता है, चलो बढ़िया आज तो ठंडी हवा चल रही, ऐसा अनुभव करते हैं हम लोग। हम लोग घूमने की योजना भी बनाते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान की औसत मौसम उस स्थान की जलवायु होती है। अभी आप लोग देखते हैं कि जैसा कि मेघालय का चेरापूंजी में वहाँ काफ़ी हमेशा बारिश होती है। जैसा कि आप राजस्थान के थार मरुस्थल में आप जाते हैं तो वहाँ काफ़ी तापमान ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा तापमान, क्योंकि वहाँ पूरे साल भरी तापमान बहुत ज़्यादा होता है। आप विषुववृत्त पर आप जाएंगे तो वहाँ का तापमान भी बहुत ज़्यादा होता है और उसके बाद बारिश भी होती है और ह्यूमिडिटी आर्द्रता भी वातावरण के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम कभी बोलते हैं कि भाई राजस्थान का तापमान कैसा है, तो हम बोलते हैं गर्म। जैसा कि हम लोग कभी बोलते हैं कि अंटार्कटिका का तापमान कैसा है, क्योंकि लंबे समय से एक जैसा वहाँ का मौसम होता है। हम पूछते हैं कि भाई अंटार्कटिका का तापमान कैसा है, अरे बहुत ज़्यादा ठंडा है, वहाँ बर्फ़ ही है। जैसा हम बोलेंगे चलो माउंट एवरेस्ट पर घूमने के लिए जाते हो, अभी गर्मी है लेकिन वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ मिलता है, वहाँ ठंडक होती है। तो इस तरह आप लगातार कुछ साल, कुछ महीने या कुछ दिन तक आप उस स्थिति के बारे में, जो औसतन आपका मौसम उस स्थान की जलवायु दीर्घकाल के निकल जाती है और वो एक जैसी होती है, उसको हम जलवायु या क्लाइमेट उसको बोलते हैं। क्या अब आप समझ गए होंगे कि मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? क्योंकि उस पर हमारे कई सारे जो है हमको बाहर घूमने जाना होता है या क्रिकेट का मैच देखना होता है या और कोई इस तरह के हमारे काम होते हैं। अब देखिए तापमान, आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। आज के डेट में आप देखिए काफ़ी ज़्यादा तापमान है। अभी आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर अब ये देखिए काफ़ी जो है परेशान, मतलब पसीना निकल रहा है। इसका मतलब क्या है, बाहर का तापमान अत्यधिक है और इसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है, पसीना निकलता है। तो बाहर या वातावरण का जो तापमान होता है वह तापमान का हम दिन प्रतिदिन उसका अनुभव करते हैं। यदि बारिश होगी तो हम लोग भीग जाते हैं, क्या ज़्यादा तापमान होता है तो पसीना आता है। तो वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को हम तापमान या टेम्परेचर कहते हैं। मतलब वायु में मौजूद यानी एट प्रेजेंट क्या स्थिति है मौसम की और उसकी शीतलता की, ताप की, तो उस परिमाण को हम जो परिमाण है उसको तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतु के अनुसार भी बदलता है। जैसा ग्रीष्म ऋतु में तापमान बहुत ज़्यादा होता है, जैसा अलग अलग ऋतु में आपको कभी ठंडक होती है बहुत ज़्यादा, कभी बारिश होती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये ऋतु परत्वे इस तरह का मौसम में बदलाव आपको दिखाई देता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होता है। आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है और सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बोलते हैं। आपतन का मतलब क्या है, सूर्य ताप कि जैसा कि उसका क्या है, जैसा भूमध्य रेखा यानी जो विषुवृत्त है, जो शून्यांश, जो विषुवृत्त या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर वह घटता जाता है। और इसलिए आप देखेंगे अक्सर उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव सर्वाधिक ज़्यादा तापमान कहाँ पर होता है, ध्रुव पर तापमान होता है, क्योंकि ध्रुव ये सूर्य के सामने अधिकतर होता है और इसलिए वहाँ का तापमान ज़्यादा होता है। लेकिन जैसा उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के तरफ जाते हैं तो सूर्य की किरणें वहाँ तिरछी पहुँचती है और तिरछी पहुँचने के कारण वहाँ पर आपका तापमान बहुत कम होता है और इसलिए वहाँ आपको बर्फ़ ज़्यादा दिखाई देता है। वहाँ का तापमान काफ़ी निम्न होता है, मतलब लो होता है, कम तापमान होता है, बर्फ़ होता है, शीतलता बहुत होती है और ठंडा होता है। और जो विषुवृत्त का तापमान ये अत्यधिक गर्म होता है क्योंकि सूर्य की किरणों का प्रभाव वहाँ पड़ता है। अभी आप देखिए तापमान मापने के लिए, टेम्परेचर मोड़ने के लिए आपका तापमापी होती है। अभी हवा का प्रेशर नापने के लिए वायु दाब होता है। वर्षा मापी यानी बारिश आपको नापने के लिए वर्षा मापी होती है। ये वात दिशा दिग्दर्शी ये होता है, पवन की दिशा किस तरह चल रही है वह पवन और गति से हमको पता लगता है कि कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की तरफ हवा इस समय चल रही है। शहरों का तापमान अधिक क्यों होता है, जैसा कि आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हैं, क्योंकि सूर्य की किरण वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है और इसलिए
वहाँ पर काफ़ी शीतलता या बर्फ़ आपको या टेम्परेचर वहाँ बहुत कम होता है। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो इतनी गर्म हो जाएगी कि आपका कुछ फसलें नहीं बच सकेगी, क्योंकि तापमान यदि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपके उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, साइबेरिया, ग्रीनलैंड, अलास्का, जो काफ़ी आपके बर्फाच्छादित भाग है, यहाँ पर आपके दक्षिण ध्रुव का अंटार्कटिका, यह अत्यधिक तापमान के कारण वहाँ का बर्फ़ पिघल जाएगा और वह पानी पिघलने के कारण समुद्र में आएगा और समुद्र की पानी की ऊंचाई बढ़ जाएगी और समुद्र की ऊंचाई बढ़ेगी तो वो पानी क्या होगा, ज़मीन पर आएगा। ज़मीन पर क्या है, वनस्पति, पेड़ पौधे, मनुष्य, फसल, सब कुछ है, वह सब कुछ पानी के नीचे जाएगा। तो इसलिए तापमान हमारा भूतापन नहीं बढ़ना चाहिए, वो बैलेंस्ड संतुलन होना चाहिए। अब अक्सर आप देखते होंगे कि गाँवों की अपेक्षा नगरों का तापमान अधिक क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें होती है सीमेंट कंक्रीट की, और उसमें दिन के समय में एस्फाल्ट से बने जो सड़कें हैं और धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं दिन के समय, और रात के समय क्या होती है, वो ऊष्मा से ऊष्मा मुक्त हो जाते हैं, और इसलिए रात के समय आपको अक्सर जो है तापमान जो है बढ़ता हुआ, टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता है। और इसलिए नगर के भीड़ भाड़ वाले उच्च भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, और गाँवों में इस तरह की ऊंची ऊंची इमारतें, हवा को रोकने वाले घटक वहाँ पर नहीं होते, और इसलिए शहरों में, मुंबई में आप जाकर देखिए हमेशा आपको पसीना निकलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वही आप गांव में जाइए तो आपको खुली हवा वहाँ पर मिलेगी, क्योंकि हवा को रोकने वाले घटक वहाँ नहीं मिलेंगे। और गांव में इतनी कोई सीमेंट के मकान बड़े बड़े नहीं होते ऊंचे ऊंचे, जैसा शहर के मुकाबले सड़कें और कंक्रीट के नहीं होते इतने, और ऐसा पेट इतना ज़्यादा नहीं निकलता, और जिसके कारण तो ऐसा पेट से बनी सड़कें, धातु क्रिकेट से बने भवन कंक्रीट से, और ये गर्म हो जाते हैं और रात के समय ये ऊष्मा मुक्त हो जाते हैं, और इसलिए नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, और जिसके कारण जो नगरों का तापमान बढ़ जाता है। अभी आप देखिए, एक आपकी जानकारी के लिए, तापमान को मापने की मानक इकाई है डिग्री सेल्सियस। इसका आविष्कार एंडर सेल्सियस ने किया। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 अंश सेल्सियस पर जमता है, यानी पानी का बर्फ होता है 0 अंश सेल्सियस पर, और 100 अंश सेल्सियस पर पानी उबलता है। तो ये जानकारी आपको होगी, साइंस में पढ़ाई होगा आपको। तो इसी तरह भाग 2 समाप्त होता है, और एक तीसरा भाग है, उसको भी आप देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।